दिलदार बदल कर की करते, जब गांव के लोग बदलते ही नहीं सरकार बदल कर की करते। ये हमारे गांव का मगही कवि मथुरा प्रसाद नवीन का लिखा हुआ है और ये सत्य भी है कि एक व्यक्ति के बदलने से नहीं होगा, गांव के लोगों को बदलना होगा, तभी समाज बदले। नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। जी हां, अभी मेरी मौजूदगी है लखीसराय जिले के बरहैया में। बरहैया तो ऐसे भी फेमस रहा है दशकों पूर्व से, लेकिन आज मैं एक ऐसे शख्सियत से मिलवाऊंगा जो कोई परिचय का मुहताज नहीं है। कभी जरायाम की दुनिया के बेताज बादशाह कहे जाने वाले बरहैया के सुनील कुमार टिक्कर सिंह आज मेरे साथ रूबरू होंगे। मैं उनसे कई कड़वे और तीखे सवाल भी करेंगे, लेकिन पहले दर्शकों को एक बात बता दूं, जब ये क्राइम की दुनिया में थे तो इनके नाम से बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड और यहाँ तक नेपाल की धरती भी कांप उठती थी, सिहर उठती थी। लोग कहते थे, जैसे एक शोले फिल्म है, सो जा बेटा गब्बर सिंह आ रहा है, उस वक्त के दौर में इनका भी नाम उसी तरह चलता था कि अगर इनका मुकाबला, टिक्कर सिंह का मुकाबला अगर दुश्मनों से होता था तो उनकी जुबान बंद हो जाती थी और लोग समझते थे अब काल के गाल में समा गए हैं। लेकिन एक दशक पूर्व से ही बताया जाता है कि एक दशक पूर्व से ही टिक्कर सिंह ने क्राइम की दुनिया को छोड़कर आज समाज की मुख्यधारा से जुड़ गए हैं और ये अध्यात्म की ओर जुड़े हैं। मैं इनसे कई कड़वे और तीखे सवाल करूंगा और उम्मीद करता हूं कि ये हर सवाल का जवाब बेबाकी के साथ देंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो मेहमान हैं, यह है टिक्कर सिंह, कभी अपराध का चोला पहनने वाले, आज सफ़ेद पोस्ट चोला पहनकर बैठे हैं। दादा बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपसे एक लंबे अरसे के बाद मिल रहा हूं और आपसे आज कई कड़वे और तीखे सवाल करूंगा। पहले तो दर्शन भारत न्यूज में आपका स्वागत है। ठीक है सर, आपका स्वागत है। आए हैं तो आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे हम। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप क्राइम की दुनिया में थे, कब और कैसे क्यों आए, आखिर इसका क्या राज रहा? देखिए, आप जिसको क्राइम की दुनिया कहते हैं वो उसी तरह है जैसे यदुवंशियों का आपसी लड़ाई था, जैसे महाभारत था। यहाँ चोरी, डकैती, बैंक लूट तो था नहीं जिसको आप क्राइम कह सकते हैं। यहाँ तो हम आपसी विवाद में फंस गए और आपसी विवाद का कारण मुख्य रूप से ये कांग्रेस और समाजवादियों का झगड़ा था। जो भी गार्जियन विहीन बच्चा था लगभग इसमें फंस गया और 1977 से 2007 तक 200 से 250 हत्याएं इस गांव में हुई है। और आप पूछिए कि किसने किया, तो इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता है। कारण कि कृष्ण से पूछे कि यदुवंशियों को किसने कौन मार दिया, महाभारत में ये पूछे कि कितनी सेना, इतनी सेना दोनों तरफ से मरी, किसको मार दिया, तो ये तो अनुचित है। मैंने दादा कहने का मतलब कहीं न कहीं प्रतिशोध की आग में 200 से ऊपर हत्याएं हुई, 200 से 250 हत्याएं हुई है। और ये प्रतिशोध में इस टाइप का खेल चला कि हम तो सबसे कम एज का थे, हम उस समय होश संभाले। आपकी उम्र क्या होगी दादा उस वक्त? उस समय उम्र बहुत ज़्यादा होगा, 16-17। नाबालिग थे? हाँ, नाबालिग थे। ये किस काल की बात है, कौन वर्ष? 1977। हाँ, 8वां के हम विद्यार्थी थे यहाँ हाई स्कूल में। गुलाब बाबू हमारे टीचर थे। आज भी जो है सो वहाँ निकल जाएगा, मेरा सर्टिफिकेट वगैरह निकालना चाहेंगे, निकल चुके, हमने तो लिया नहीं। मैंने आपके कहने का मतलब हत्याएं कोई और करता था लेकिन इल्ज़ाम आप पर पड़ता था। देखिए, मेरा उम्र बहुत कम था। यहाँ जिस गब्बर सिंह, वास्तव जो फिल्म में देखे हैं तो गब्बर सिंह का रोल तो यहाँ देवन सिंह का था और देवन सिंह 10 जिला में उससे लोग कांपते थे। वो आदमी विचित्र था, क्योंकि उसके बच्चे हैं और भी लोग हैं, उसके बारे में ज़्यादा कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा, बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। लेकिन वो आदमी तो था ही नहीं, उसको आदमी हम लोग नहीं कह सकते। वो आदमी नहीं था, दुश्मन के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता था, चारों कला से पूरा था। हम बच्चे थे उसके सामने। और ये समाजवादी और कांग्रेसियों की आपसी विवाद के कारण न समझे, और मेरा पारिवारिक और सामाजिक जो है माहौल खराब होने के कारण हम उस लफड़ा में पड़ गए। और पड़ गए तो स्थिति ये हो गई
कि धीरे धीरे दोनों तरफ से, जैसे देखते ही नहीं कि सफ़ेद माने कोई आदमी मछली को जो है भूंजने के लिए बैठ जाता है, 2 टोकरी में मछली है और जिंदा मछली को भूंज रहा है, नीचे वाला मछली ऊपर के उछल के ऊपर आ जा रहा है, वो सोचता है हम सबसे बड़े हैं। लेकिन सच्चाई यहाँ के सफ़ेद पोश एक एक करके भूंज करके खा रहे थे। ये चीज़ जब मुझको समझ में आई तो मैंने बहुत कम एज में 37 साल, मैंने 35 से 37 साल की उम्र में, मैंने 28 साल चल रहा था उसी समय मोड़ ले लिए। और मोड़ लिए लेकिन इतना दलदल में चले गए थे कि मेरे कुछ नहीं करने, मेरे कुछ नहीं चाहने के बावजूद क्राइम होता था, उसमें पुलिस हमारी इनाम दे देती थी। जबकि 1997-98 हम बिहार छोड़ करके यूपी बनारस चले गए और लगभग समझिए कि अपने बच्चे, अपनी पत्नी और अपने माता पिता को वहाँ रखा। ईश्वर ने मुझे साथ दिया, तीनों बच्चे भी रास्ते पर हैं और मेरे जैसे लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि माता पिता का कर्म कर सकें। लेकिन मैं पिताजी को काशी में दाह संस्कार किया, माँ को प्रयाग में किया। अब ईश्वर का इससे बड़ा क्या हो सकता है, न समझे। दादा, एक दूसरा सवाल, उस दौर में जब यहाँ बिहार में अपराध चरम पर था और दिन दहाड़े मुंगेर कोर्ट परिसर में देवन सिंह की हत्या हुई थी और पूरे बिहार में इस बात को लेकर सनसनी फैल गया था, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, देवन सिंह की हत्याएं तो उसी तरह हुई जैसे 250 यहाँ मारे गए और एक दूसरे के प्रतिशोध में मारे गए। मुझको नामजद भी किया गया। और बिहार की बात करते हैं, वो घटना तो बीबीसी दोहराया था। देवन सिंह एक ऐसा शख्स था जिसका चर्चा मरने के बाद भी बीबीसी किया और जीते जी भी बीबीसी किया। बरहिया गोलीकांड में उसका बीबीसी नाम लिया था। दर्जनों विद्यार्थी मारे गए थे, ये सारे लोग जानते हैं और उनके कारण हुआ सब लोग जानते हैं, भले उसमें दोषी हों या ना हो, ये तो बाद की विषय है। अच्छा दादा, जब आप क्राइम के दौर में थे, क्राइम काल में थे, तो आपका उस समय ज़िंदगी किस ढंग से गुजरा? एक ओर से आपको दुश्मनों से सामना करना पड़ता होगा, दूसरी ओर पुलिस से भी डर था, परिवार को भी देखना था। कैसे आप उस मुश्किल दौर में, मुफलिसी के दौर में कैसे ज़िंदगी गुजारा? देखिए, जब तक हम योग में नहीं आए थे तब तो जानवरों का जीवन था, शुद्ध जानवर का जीवन। आप कहते हैं कि आदमी कम जानवर ज़्यादा, जानवरों के बीच रहते थे, उसे भावना से कोई लेना देना नहीं, समझाने के बाद भी नहीं समझते थे, कुछ से कुछ घटना कर देते थे। योग में आने के बाद योग ऐसा चीज़ है, अब उसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती है। योग करने वाला जो सच्चा मन से योग कर रहा है, खास करके ध्यान और मंत्रों का जप जो कर रहा है, उसका गुरु योग ही हो जाता है, वही दिशा निर्देश करने लगता है। तो योग में आने के बाद उससे हम मुड़ गए और मेरी स्थिति उस समय ये थी कि एक तरफ पुलिस लगा हुआ है, दूसरे तरफ हमारे अंदर कुछ ऐसे बरहरुपिया लोग थे जो अपना लाभ के लिए हमारे साथ थे। कुछ लोग इस नालायक, कुछ इस तरह जो है सो लोग थे जो चाहते थे कि ये मर जाएं तो हम बॉस बन जाएंगे। विरोधी अलग लगा हुआ था, पुलिस अलग लगा हुआ था। तो मेरा सहारा एक ही योग हुआ। योग ही मुझको यहाँ तक पहुँचाया, देव बल ही यहाँ तक पहुँचाया। मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं, मेरी कोई बड़ाई नहीं। मैं गुरु ईश्वर का भक्त हूँ, मैं आस्तिक आदमी हूँ। और जिस तरह दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेद की तरफ लौट चलो, हम भी आज कहते हैं जनमानस को, वेद की तरफ लौट चलो। अगर वेद की तरफ आओगे तो संसार के सारे धर्म को तुम समझ जाओगे। पुराण में रहोगे तो एक ही जगह रह जाओगे और एक दूसरे से मारामारी करते रह जाओगे। दादा, सवाल, जब आप उस दौर में थे तो ऐसा चर्चा है कि बिहार की बात भला कौन कहे, यूपी की बात भला कौन कहे, नेपाल की धरती भी सिहर उठती थी। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अब जो लोग कहें, लेकिन अपना जो है सो हमारा टारगेट जो होता था या जो हमारे जान इज्जत से खेलता था वही मेरा टारगेट होता था। बाकी जो भी करता था हमसे जुड़ा हुआ स्थिति ये थी, जैसे आप फिल्म देखें कंपनी फिल्म में जो है, जो मेन बॉस थे उनकी ये दशा थी कि उनके बिना ही काम हो जाता था और लास्ट में वो अकेले रह गए। हमारी तो यही स्थिति कि हम अकेले रह गए और योग के अलावा मेरा कोई मित्र नहीं। योग ही मुझको सही दिशा दिया, नहीं तो आज हम काल के गाल में होते। दादा, उस दौर में जिसमें क्राइम का दौर चल रहा था, आप पर दर्जनों मामले होंगे या थे, और उसमें कभी आपको पुलिस से मुठभेड़ हुआ? अगर मुठभेड़ हुआ तो आपने उसका किस रूप में सामना किया?
देखिए, पुलिस की लोगों ने कहा है कि न दोस्ती भली न दुश्मनी भली, लोगों का कहना है। मेरा ऐसा रिश्ता पुलिस से है कि न हम दोस्ती छोड़ सकते न दुश्मनी छोड़ सकते। क्योंकि हाईलाइट हो गए थे, पुलिस मेरा पीछा कर रहा था। अब पुलिस से हम कितना भागते, 2 दर्जन पुलिस विभाग का मेरे परिवार में है, पुलिस से कहाँ भागते। और फिर किसी अपने लोगों ने संन्यास लेने के बाद अरेस्ट भी करवा दिया, दूसरा तो करवाया नहीं होगा। मैं पूछ रहे कभी पुलिस से आपको मुठभेड़ हुआ कि नहीं? हाँ, कितना बार हुआ, लेकिन मेरा एक ही मनसा होता था कि बच के निकल जाना, लड़ना नहीं। हमारे पास सारे चीज़, इतना व्यवस्था था उसमें कि ये 303 राइफल से सामना हमारा नहीं कर सकते थे। लेकिन मैंने कभी भी पुलिस पर गोली नहीं चलाया, कभी भी अपने लाइफ में नहीं। रामदास सिंह जिसमें बॉस थे, उन्होंने इंस्पेक्टर का हत्या किया था, जिसके चलते हम लोगों का जीना दूभर हो गया, वो भी इनकाउंटर में मारे गए। लेकिन हम कभी पुलिस पर गोली चलाने में विश्वास ही नहीं रखे। वो घटने वाला है, क्यों उस पर गोली चलाएगा? उसको उस पर गोली चलाने का मतलब है कि देश के साथ द्रोह, समाज के साथ द्रोह और अपना विनाश निश्चित। पुलिस घटने वाला नहीं है, विरोधियों को मजबूत करना। मैंने पुलिस से कभी भी लड़ने का प्रयास नहीं किया। हम अध्ययनशील लोग थे, एक हाथ में बंदूक था तो एक हाथ में बुक भी था। हमने बुक का साथ कभी जीवन में नहीं छोड़ा। ऐसा कहा जाता है दादा कि उस दौर में अपराधी पुलिस से कहीं आगे थे और उसके पास पुलिस की से 303 राइफल की बात कर रहे थे, आप अभी कर रहे थे। और उस दौर में भी अपराधियों के पास, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जो कई अपराधी थे अपने ज़िले या बिहार के अन्य ज़िले में, उसके पास अत्याधुनिक हथियार थे। क्या इसमें सच्चाई? नहीं, सही बात है। जिसमें इनके पास 303 राइफल थी, उसमें इस क्षेत्र में कम से कम 5 गो SLR था। इस क्षेत्र में मैंने मोकामा से लेकर के लखीसराय के अंदर 5 गो SLR था। SLR से वो भी उस समय ये लोग इतने शातिर थे कि सामान SLR को ऑटोमेटिक, ये सेल्फ लोडिंग SLR होता, और ऑटोमेटिक बनवा लिया था। क्योंकि श्रीलंका में जब सेना हमारी गई थी लड़ने के लिए, तो AK-47 का सामना कर रही थी। तो वहाँ आर्मोरल, जो सेना का आर्मोरल होता है, उसने रिसर्च किया कि इससे लड़ा कैसे जाए। तो नीचे जो है एक पत्ती दे करके ऑटोमेटिक कर देता था, सिगरेट का पत्ती दे करके। कई अपराधी ऐसे इस क्षेत्र में थे जो उसको ऑटोमेटिक करवा दिए थे। आश्चर्यचकित है, यही डुमरा में पकड़ाया। आपको रखा हुआ है यहाँ पर SLR पुलिस लाइन पटना में, डुमरा में किशोरी पकड़ा, ऑटोमेटिक हथियार था। एक बार LMG का उसमें लगा रखा था, एक बार दाबता सारा गोली बाहर हो जाता था। तो ये मैंने आपके क्राइम काल के दौरान कुल कितने मामले दर्ज हुए और कौन से मामले दर्ज हुए थे? देखिए, जो भी हुआ 307, 302, चोरी, डकैती, दुष्कर्म, बलात्कार, सामूहिक दुष्कर्म, रेल लूट या अन्य किसी प्रकार की अपहरण। जिस समय मेरा 15-16 साल एज था, एक दुष्कर्म और मारामारी औरतों के साथ का मामला मेरे ऊपर लगा। उस समय हम विद्यार्थी थे और मेरे उसमें यही था, एक मेरे माँ की उम्र की महिला कही थी कि दोनों भाई मिलकर के मुझसे दुष्कर्म का प्रयास किया और नहीं सफल होने पर मुझको काट दिया। वो आपको कहीं न कहीं फंसाने का साजिश था? हाँ, फंसाने का साजिश था। बिल्कुल हम निर्दोष थे उसमें, और पहला बार जीवन में उसी केस में हम जेल गए। एक और सवाल दादा कि आपने ऐसी चर्चा है, मैंने कर रहा हूँ, लोगों के जुमा पर चर्चा है, जब टिक्कर सिंह की रुतबा था, दबिश था, बाहुबली थे, दबंग थे, इनके नाम से यूपी या बिहार और नेपाल कांपता था, तो उस काल में इन्होंने अकूत संपत्ति कमाई। इसमें कितनी सच्चाई? अरे यार, अकूत संपत्ति कमाते तो ईडी वाला हमारे यहाँ नहीं आता। दूसरी बात पत्रकार महोदय, ये हम बतलाते हैं कि अकूत संपत्ति अगर कमाते तो अपनी पैतृक जमीन बेच करके बच्चों को मेडिकल करवाते, मेरी पत्नी के नाम से। और इसी टाइप का अगर धन का लोभ होता तो मेरे ससुराल में लगभग 16-17 बीघा जमीन हिस्से में पड़ेगा इन 2 बहनों में, आज तक वही खा रहा है। और जब हम कुछ कहे कि भाई कुछ बच्चों को दे दो, चूँकि मेरे सारू हैं, कमज़ोर हैं, तो उसने मुझ पर ताव दे करके लड़ने के लिए तैयार है। अब उसमें ससुराल है, क्या हम गोली चलाने जाएंगे? ये शोभा देगा? नहीं, ये शोभा नहीं देगा। प्रशासन के यहाँ तो जाएंगे कि भाई मेरे साथ न्याय करो। ये जो है, अब वो भी एक सजावार कैदी है। तो ये मनसा कभी पैसे की तरफ नहीं थी, हम तो फंस गए थे इसमें। और पैसा मेरे पास रहता तो आज अपना लगभग 2 से 2.5 करोड़ का पैतृक संपत्ति बेच करके हमने बच्चों को एडमिशन करवाया। 3 बच्चे हमारे मेडिकल में हैं, 2 MBBS कर चुका है और एक
एक जो है सो सेकेंड ईयर में है। कितने लड़के और लड़कियां? वही 2 लड़की 1 लड़का है। और हाँ 2 लड़की, हाँ 1 लड़का। तीनों बच्चे एमबीबीएस कर चुके हैं। तीनों एमबीबीएस में हैं। आज रात दिन नीतीश सरकार कहती है कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को बढ़ाओ। मोदी जी भी कहते हैं। तो हम तो आज से एक रोकूंगा दादा, यह अक्सर वो एमबीबीएस की डिग्री मैंने इंडिया से या यूक्रेन या हिंदुस्तान से दोनों एमबीबीएस कर चुके। इसके लिए कांग्रेचुलेशन आपको। ठीक है, दोनों हिंदुस्तान से 2 एमबीबीएस कर चुके हैं। एक तीसरा जो है बोले नहीं कि अपना जो है सो 2.5 करोड़ की संपत्ति बेचे हैं और कुछ उसमें पुश्तैनी संपत्ति भी थी। तो हम जो है आज मोदी सरकार, नीतीश सरकार रात दिन कह रहा है कि लड़कियों को बढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ। हम उस दौर में 20 साल पहले हमने सेम शिक्षा, सेम संस्कार दिया तीनों बच्ची को, 2 बच्ची और 1 लड़का को। उसमें मेरे मित्र कहते थे कि यार क्या लड़कियों को पढ़ा रहे हो तुम इस लाइन में, जल्दी जल्दी मैंने साधारण स्कूलों में पढ़ा के उसका शादी कर देना। हमने कहा देखो यार, कल किसने देखा है, हम भविष्य को देख नहीं रहे हैं। भूत जो बीत गया उसको हम संभालने का प्रयास कर सकते हैं वर्तमान में, तो नींव ही कमज़ोर रहेगा तो बाद में जो है सो मटेरियल आ जाने के बाद भी अच्छा मकान हम नहीं बना सकते। तीनों को इंग्लिश मीडियम में हमने बच्चे को पढ़ाया, वो भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, और अपना जब पैसे का अभाव हुआ तो बनारस का अपना मकान बेच दिए। तो इसमें हम कोई समझौता नहीं किए। हमने सरकार समाज के लिए किया। हम जेल में थे तो उस समय भी नीतीश सरकार को लिखे थे, डीएसपी से लेकर राज्यपाल तक। राज्यपाल महोदय जो बाद में राष्ट्रपति हो गए, उन्होंने सिर्फ मुझको दिशा निर्देश दिया। ये लोग तो चुप बैठ गए, लेकिन एक ही चीज़ हुआ, हमारे बच्चे को ये लोग डिस्टर्ब नहीं किए। और इसके लिए हम एसटीएफ को भी धन्यवाद देते हैं कि एसटीएफ के लोग हमारे बच्चे को डिस्टर्ब नहीं किया अरेस्टिंग के समय इलाहाबाद में। हम इसके लिए आपके माध्यम से एसटीएफ के जवानों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मेरी भावना को समझा। मैंने उनसे कहा था कि जो भी करना है मुझे करो यार, इन बच्चों को छोड़ दो, और मेरे बच्चों के साथ सही बिहेव किया, सही दिशा निर्देश दे के वहाँ से निकला। एक एसटीएफ के जवान तो ऐसे थे यूपी के पुलिस अधिकारी, उन्होंने कहा था कि बेटा तुमको जो भी ज़रूरत होगा हम तुमको मदद करेंगे। तो हम पुलिस वालों को धन्यवाद देते हैं। ठीक था, मेरे ऊपर मामला था, हम कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, हमारी लाचारी थी। लेकिन ये लोग अगर प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के हम मुझे ले आए तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सुन रहे थे कि आप पर सरकार ने इनाम भी घोषित कर रखा था। 50,000 इनाम घोषित कर दिया। हाँ, बिहार सरकार 50,000 इनाम घोषित किया, जबकि हम बिहार छोड़ के चले गए थे। उसके बाद पहले 25 फिर 50 किया। तो हम तो अपने बच्चों के विकास में लगे हुए थे, हम तो इस दुनिया से कटे हुए थे, जानकारी भी नहीं थी। 87 में योग में आए, मुड़ना शुरू किए, और योग में लाने वाले एक सुप्रिटेंडेंट थे, वो चंदेश्वर मिश्रा करके। अचानक दादा आपका मैंने क्राइम दुनिया से मोह भंग हुआ और अध्यात्म और धर्म की ओर आप जुट चुके। देखिए, अचानक मोह भंग नहीं होता है कोई चीज़ होता धीरे धीरे। ये कितना दिन पहले की बात? देखिए 1989 में जब मुझको साजिश करके मरवाने के लोग अरेस्ट करवा दिया, हम जेल चले गए। तो उसी समय जो चंदेश्वर मिश्रा सुप्रिटेंडेंट थे, वो अधिकारी तो थे, लेकिन साथ साथ में बहुत बड़े तांत्रिक भी थे और योग के बड़ा प्रेमी थे। योग पर वो रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने कई रिसर्च किया जिसकी व्याख्या यहाँ संभव नहीं है, 2 मिनट की बात में संभव नहीं है। हमने बुक में लिखा है, धर्म और कानून, एक बुक हम लिखे थे, जेल में थे तो तृतीया खंड में, नक्सलाइट जेल में, और सब लोगों ने पसंद किया, लोग ले भी गए। चाहेंगे तो आपके लिंक पर हम व्हाट्सएप पर भेज देंगे, लोग पढ़ सकता है। कोई एक आखिरी सवाल दादा, जब आप उस दौर में थे, उस समय जो चुनाव होते थे, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, खास करके तो उसमें अपराधियों का, जो बड़े बड़े रंगबाज थे, उनकी बड़ी पूछ होती थी, और कहा जाता है कि नेताओं को जिताने में अपराधियों का बहुत बड़ा योगदान होता था और उनका संरक्षण प्राप्त होता था। कहीं आपको ऐसा कुछ श्रेय या आशीर्वाद उस दौर में मिला था? देखिए, नेता लोगों का नाम लेना ठीक नहीं है, न समझे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मेरे पास जितने भी क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे सब संपर्क करते थे। कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ से चुनाव लड़ा हो, और ख़ास करके 80 से लेकर के और 94 तक सब लोग हमसे संपर्क करता था। और कुछ नेताओं को तो हम पैसा से भी मदद किए, शरीर से मदद किए हैं। मेरे पास बहुत लोग आते थे,
हम तो और मिलते थे तो हमसे जो भी आज तक जो भी मेरे दरवाजे पर आया किसी को निराश नहीं किया, जहाँ तक हुआ हर संभव अपना जान इज्जत बचाते हुए मदद किया है। यहाँ तक कि विरोधी का बेटा भी मेरे दरवाजे पर आता तो उसको भी मदद कर दिए, चूँकि हम जानते थे, योग में आ चुके हैं कि आग को कम करने का यही एक तरीका है कि दुश्मन भी आ जाए तो उसे एक गिलास पानी दे दो। चलिए, सुन रहे थे दादा टिक्कर सिंह की बेबाक बात, और इनसे मैंने आज कई तीखे और कड़वे सवाल किए। हर सवाल का जवाब इन्होंने बेबाकी और साफगोई के साथ दिया। और सबसे बड़ी अहम बात है, क्राइम की दुनिया को छोड़कर अब ये आध्यात्मिक दुनिया में जुड़ चुके हैं। और ये बता रहे थे जैसा इस दौर से गुजरते हुए भी, कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए भी, पुलिस से सामना करते हुए भी, अपने दुश्मनों से मुकाबला लेते हुए भी अपने 3 बेटे और बेटियां को डॉक्टर बनाया, ये कम बड़ी बात नहीं है। और ये बता रहे थे उस दौर में जो एसटीएफ के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी या जवान थे, इनके बच्चों को कभी तंग नहीं किया। अगर इनके बच्चों को तंग किया होता तो उनका भविष्य बर्बाद होता। क्या दादा, सही बात ना, बर्बाद होता। इसलिए इनको ये धन्यवाद दे रहे हैं। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज़। अगली कड़ी में फिर किसी और शख्स के साथ मुलाकात कराऊंगा। और मैं अपने दर्शकों से ये अपील जरूर करना चाहूँगा, अगर खबर अच्छी लगे तो दर्शन भारत न्यूज़ का पेज लाइक, खबर लाइक और शेयर करना ना भूलें।